एवरीवन, आज हम क्लास 9 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम केमिस्ट्री के सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेट मी शो यू। ये सपोर्ट मटेरियल आपका, इसके हम चैप्टर 4 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चंस कराऊंगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन ऑब्जेक्टिव एंड देन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। तो एक बार पेज नंबर आपको 57 से 60 के अप्रॉक्सीमेट ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे और करते हैं। क्वेश्चन 1, What will happen to an element X if its atoms gain 3 electrons? कह रहा है कोई एटम है, अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो एक एनाइनिक स्पीशीज बन जाता है, और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो बनता है कैटाइनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे आफ्टर गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम्स अ चार्ज स्पीशीज, चार्ज स्पीशीज बन जाएगा। और इसके ऊपर चार्ज कैसे दिखाई देगा, X3 नेगेटिव। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो 2 नेगेटिव, और 1 इलेक्ट्रॉन गेन क्या होता तो X नेगेटिव बनता। और इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस, एनाइनिक स्पीशीज या चार्ज स्पीशीज बेसिकली आप कह सकते हैं। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज 28,2, एक एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,2 दे रखा है। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड राइट द नेम ऑफ द एटम। आपसे बोला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए और उस एटम का नाम बताइए जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दिया होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आसानी से बता सकते हैं। कैसे, 2 और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स दिए उन सबको ऐड कर लीजिए। 2 8 + 2 आ जाएगा 12, और 12 और जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका है, मैग्नीशियम का। तो द नेम ऑफ द एलिमेंट इज मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है राइट एनी 2 ऑब्जर्वेशन विच सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम्स आर डिविजिबल। आपको कोई भी ऐसे 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि एटम जो होता है डिविजिबल होता है। जैसे कि आपको पता होगा चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि मैटर का सबसे छोटा हिस्सा क्या होता है, एटम, जो कि इनडिविजिबल होता है। बट फ्यूचर में जब ये एक्सपेरिमेंट्स हुए तो क्या प्रूव हुआ कि एटम डिविजिबल होता है। तो आपको कोई भी 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं। तो पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स सपोर्ट द फैक्ट दैट एटम्स आर डिविजिबल। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई तो ये पाया गया कि गाइस एटम क्या होता है, डिविजिबल होता है। मीन्स एटम के टुकड़े किए जा सकते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर इज एन ईदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स विच लीड्स टू द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि एटम होता है डिविजिबल। और एक एटम किन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज यूगेन गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेम द पार्टिकल्स विच डिटर्मिन द मास ऑफ एन एटम। पूछ रहा है कि एक एटम का जो मास होता है वो किन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वजह से होता है। तो याद रखिए किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उसके लिए केवल 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिम्मेदार होते हैं, और वो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मीन्स एक एलिमेंट में जितने प्रोटॉन और जितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं वही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है, या जिसे आप लोग मास नंबर कहते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। पूछ रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन कैनाल रेज। कैनाल रेज के ऊपर कैसा चार्ज होता है। तो आपको पता होगा कैनाल रेज को हम पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन भी कहते हैं, और इसकी खोज यूगेन गोल्डस्टीन ने की थी 1886 में। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, देयर रिलेटिव चार्ज। अब बाकी नेक्स्ट पेज में है। इज +1। तो कैनाल रेज के ऊपर चार्ज क्या होता है +1, एंड द मास इज, एक्चुअली में चार्ज प्रोटॉन की बताई जा रही है, और प्रोटॉन पे चार्ज, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg। याद रखिएगा प्रोटॉन से भी हैवियर होता है न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मासलेस होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन Na एंड Na+ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है एक सोडियम में और एक सोडियम के कैटाइनिक स्पीसीज में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रेंशिएशन करना है इलेक्ट्रॉन्स के मामले में। तो Na की बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, और Na+ की बात करूँ तो इसका भी एटॉमिक नंबर 11 ही होता है। बट Na में बात करूँ एटॉमिक नंबर 11 होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 28,1, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होता है। बट यहाँ पे Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है सोडियम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या कर चुका है गाइस, दान कर चुका है, और फाइनली ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुका है 2,8 बना के। मीन्स यहाँ पे Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे Na में कितने इलेक्ट्रॉन है 11, और Na+ में कितने हैं
10। तो ये इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का कितना फ़र्क हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन का। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो Na2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होते तो Na3 पॉजिटिव। तो ऐसे ऐसे चलता जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज 13x27। एक एलिमेंट है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है 13x27 से। इस एलिमेंट का नाम नहीं दिया गया। आपसे पूछ रहा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस एटम। इलेक्ट्रॉन बताना है और न्यूट्रॉन, और साथ ही साथ प्रोटॉन भी इसमें आपको बताना है। तो अगर यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट का ये है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता करने का तरीका क्या है, एक एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और उतने ही होते हैं उसमें प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर 13 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 13। और जब भी न्यूट्रॉन पता करना हो तो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास में से माइनस कर दीजिए। तो जब भी 27 में से आप 13 माइनस करेंगे तो आएगा 14, और 14 क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही जोड़ के क्या बनता है एटॉमिक मास, या जिसे आप लोग मास नंबर कहते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी। एक एटम के एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। पूछ रहा है इसका एटॉमिक नंबर बताइए और इसका वैलेंसी बताइए। तो आपको पता होगा अगर एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली के शेल में भी इलेक्ट्रॉन रहा होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन रहा होगा 2 इलेक्ट्रॉन। और जब भी आप इसे ऐड करेंगे 7 और 2 को तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 9। मीन्स हमें पता चल चुका है इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर 9 किसका होता है फ्लोरीन का। और फ्लोरीन का अगर एटॉमिक नंबर 9 है और इसकी हमें वैलेंसी पता करनी हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसके पास 2 कंडीशंस हैं। लेट मी शो यू। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है किसी से ले सकता है, या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मुझे बताइए इसके लिए आसान रास्ता क्या होगा। क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, नहीं, ये बहुत ही मुश्किल काम होगा इसके लिए। तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन किसी से भी छीन लेगा और अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। तो यही जो -1 ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, यही इसकी क्या बन जाएगी वैलेंसी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स एंड विच आर आइसोबार्स। आपको बताना है 4 एलिमेंट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको इसमें से पेयर्स बताने हैं। आइसोटोप्स के कौन से पेयर्स हैं और आइसोबार्स के कौन से पेयर हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइसोटोप्स की बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा ड्यूट्रियम और प्रोटियम, ये दोनों ही हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट ग्रुप जिनके एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास क्या होता है डिफरेंट। और आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है और एटॉमिक मास सेम होता है। तो यहाँ पे प्रोटियम और ड्यूट्रियम हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हैं, और आइसोबार्स में आर्गन और कैल्शियम। तो यहाँ पे देखेंगे आर्गन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 18 है और कैल्शियम का 20। आर्गन का एटॉमिक मास 40 है, कैल्शियम का भी 40। तो दोनों क्या है सेम, आइसोबार्स एक दूसरे के। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज नो चार्ज ऑन इट। वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, मीन्स ओवरऑल क्या होता है न्यूट्रल। तो ऐसा एक ही सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता गाइस। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है जेम्स चैडविक, और कब की है 1932। 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की गई जेम्स चैडविक साहब के द्वारा। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म हो गए, अब करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई इज एन एटम न्यूट्रल इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन इट। कह रहा है एक एटम के अंदर एटम एक न्यूट्रल होता है, जबकि हमें पता है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक प्रोटॉन की बात करूँ तो +1 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो -1। स्टिल एटम न्यूट्रल कैसे होता है प्रूफ करना है हमें। तो एन एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन। दिस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज बैलेंस ईच अदर, हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का मतलब ये है कि एक एटम में लेट इट बी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे 2 प्रोटॉन भी हैं, और दोनों ही अपोजिट नेचर के होने की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट्स को क्या कर देते हैं कैंसिल। इस वजह से एटम ओवरऑल क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसी वजह से क्यों, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या हैं सेम। इस वजह से एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्या रहा है हाउ डज अ प्रोटोन डिफर्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन। प्रोटोन कैसे अलग होता है एक इलेक्ट्रॉन से, तो बहुत ही सारे रीजन की वजह से अलग होता है। पहली बात, प्रोटोन इज पॉजिटिवली चार्ज वाइल इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। प्रोटोन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। प्रोटोन इज मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मास लेस होता है, मतलब इसका कुछ मास नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है ऑलमोस्ट मासलेस होता है, और प्रोटोन बहुत ज़्यादा हैवियर होता है।
इलेक्ट्रॉन से, और प्रोटॉन से भी भारी कौन होता है, न्यूट्रॉन, स्लाइटली हैवियर होता है। अब बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, कह रहा है वाई डू आइसोटोप्स शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है आइसोटोप्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, लेट इट बी हाइड्रोजन के ले लें, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों होती है। आपसे नॉर्मली पूछा है इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होती हैं, तो पढ़ते हैं रीजन। कह रहा है ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। All the isotopes of an element have identical chemical properties because they have the same number of electrons as an atom of that element, but they have different number of neutrons. The different number of neutrons affects the mass number. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो, या आइसोटोप्स की बात करूँ, अगर उनके पास उनके इलेक्ट्रॉनिक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो हमेशा याद रखिएगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम होंगी। मींस जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो टोटली डिपेंड करती हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे या उस एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और आपको आइसोटोप्स में पता होगा, मैं बात करूँ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, तो प्रोटियम और ड्यूटियम और ट्राइटियम तीनों के ही शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे इसी वजह से तीनों के शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन है तो जब भी ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो तीनों ही या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो इस सेंस में ये तीनों ही सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, इसी वजह से इनका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। और यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि इनका मास अलग होता है, और मास अलग होने के पीछे कारण क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपको पता होगा प्रोटियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 0, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 2। और एक और चीज़, ड्यूटियम और ट्राइटियम ये दोनों ही नेचर में क्या होता है गाइस, रेडियो एक्टिव होता है। तो इसके बारे में आपको फ्यूचर में कॉलेज में पढ़ना है, सो आप इसके बारे में जानेंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। आपसे डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, या कह सकते हैं हम आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में अलग अलग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताने के लिए कह रहा है। तो पढ़ते हैं आइसोटोप्स, मैंने पॉइंट्स में लिखा है आंसर। आप गाइस अगर आपका पेपर जैसे होता है तो आप कोशिश करें आंसर्स को पॉइंट में लिखने की, इस वजह से आपका पेपर काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है। तो आइसोटोप्स के बारे में, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब मैं बात करूँ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स क्या होते हैं आइसोटोप्स में, सेम होते हैं, प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स। दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी मैंने आपको बताया अगर सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल बोले तो सेम होंगी। दे हैव एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। और याद रखिएगा आइसोटोप एक ही एलिमेंट के डिफरेंट रूप होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है, एक ही एलिमेंट के क्या होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हाइड्रोजन के लिखे हुए मैंने, और यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के और यहाँ पे कार्बन के लिखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन का 1s1 1s2 1s3, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप, ऑक्सीजन के 8O16 8O18, ऑक्सीजन के दोनों आइसोटोप्स, और कार्बन के C612 एंड C614। आपको पता होगा कार्बन डेटिंग के लिए C614 का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करूँ आइसोबार्स की, तो दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब आइसोबार्स की कहानी में क्या होता है, यहाँ पे मास नंबर सेम है, एटॉमिक मास सेम है दोनों ही एलिमेंट्स का, और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। ऑब्वियसली यहाँ पे आइसोबार्स में क्या होता है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स को कुल लिया जाता है। अब बात करूँ सेकंड पॉइंट की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स। ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट। क्यों, जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, डिफरेंट। और यहाँ पे पॉइंट एक ध्यान देने लायक है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इनका वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और आइसोबार्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स हमेशा आइसोबार बनते हैं, कभी भी एक एलिमेंट आइसोबार नहीं बन सकता। क्यों, एक ही एलिमेंट के जो डिफरेंट रूप होते हैं। क्यों, बिकॉज वहाँ पे एटॉमिक मास डिफर कर जाएगा, अलग अलग होगा। अगर एटॉमिक मास डिफर कर जाएगा तो आइसोबार्स वो कभी नहीं है, एटॉमिक मास हमेशा सेम होना चाहिए आइसोबार्स में। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, लाइक C614 एंड 7 and 14। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, और एटॉमिक मास 14 सेम। यहाँ पे फेरस और निकल है, तो फेरस का क्या है 26 Fe58, और निकल का 27 Ni58, दोनों ही मेटल्स हैं। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर इसका 26 है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 27, एटॉमिक मास 58 दोनों का सेम। यहाँ पे आर्गन और कैल्शियम अभी डिस्कस किया था मैंने। तो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mg++। मीन्स Mg2+ का आपको डायग्राम बनाना है, या कह सकते हैं उन भूर साहब ने जो न्यूक्लियर शेल मॉडल दिया था या एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो बनाना है हमें। तो आपको पता होगा मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2,
बट यहाँ पे बोला हुआ है Mg++। अब प्लस प्लस का साइन का मतलब है मैग्नीशियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं, डोनेट मतलब दान कर दिए हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा चुके हैं इसके पास से, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, दान कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। मीन्स अब मैग्नीशियम के पास केवल 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और 10 इलेक्ट्रॉन को कैसे बनाएंगे हम लोग, कैसे, बीच में न्यूक्लियस, देन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। और मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है गाइस, हाईली स्टेबल, एक नोबल गैस की तरह बिहेव करेगा। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या रहा है, डिस्क्राइब थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल वॉज नॉट प्रेजेंट इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। आपसे पूछ रहा है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम को डिस्क्राइब कीजिए, बताइए उसके बारे में कुछ। और दूसरी चीज़, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में प्रेजेंट नहीं था। तो देखते हैं, कह रहा है इन थॉमसन्स मॉडल द एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड बाय अ सूप ऑफ पॉजिटिव चार्ज टू बैलेंस द। तो आपको पता होगा थॉमसन साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, अपने एटॉमिक मॉडल को थॉमसन साहब ने किससे कंपेयर किया था, प्लम पुडिंग, जो क्रिसमस वाली केक होती है प्लम पुडिंग, या कह सकते हैं हम अपने एटॉमिक मॉडल को उन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर किया था। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस लाइक नेगेटिवली चार्ज प्लम्स सराउंडेड बाई पॉजिटिवली चार्ज पुडिंग। उन्होंने कहा था अगर मैं वाटरमेलन का एग्जाम्पल लूँ तो वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है, रेड पोर्शन होता है खाने वाला, ईडिबल जो पोर्शन होता है, उसको उन्होंने पॉजिटिव स्फीयर बताया था। और एक वाटरमेलन के अंदर जो ब्लैक बीज होते हैं, जो ब्लैक सीड्स होते हैं, उसको उन्होंने क्या कहा था, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो तो उसके अंदर इम्प्लांटेड होते हैं, मीन्स एम्बेडेड होते हैं। तो इस तरीके से इनका एटॉमिक मॉडल था। और इन दी 1904 थॉमसन्स मॉडल वाज डिस्प्रूव्ड बाय हांस गीगर एंड अर्नस्ट मार्सडन्स 1909 गोल्ड फॉल्ड एक्सपेरिमेंट। और जैसे ही रदरफोर्ड का फेमस गोल्ड फॉल्ड एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, उन्होंने थॉमसन्स मॉडल को क्या प्रूव कर दिया, गलत साबित कर दिया था। अब बात करूँ कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है इनके एटॉमिक मॉडल में, तो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट इन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की, कह रहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो बहुत ईजी है, सोडियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, और ब्रैकेट्स में इनके एटॉमिक नंबर लिखे हुए हैं। तो सोडियम का आपको पता होगा एटॉमिक नंबर कितना 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2,8,1, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम शेल में 1। और ऐसे ही एल्यूमिनियम 13, 2,8,3, क्लोरीन 17, 2,8,7, ऑक्सीजन 8, 2,6। तो ये था इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इट इज़ पॉसिबल फॉर द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, इफ सो नेम द एलिमेंट। कह रहा है क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ही प्रोटॉन हो, बट कोई भी न्यूट्रॉन ना हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका नाम बताइए उस एलिमेंट का, वो अनोखा एलिमेंट कौन सा है। तो बिल्कुल गाइज हमारी धरती पर ऐसा अनोखा एलिमेंट पाया जाता है और उसका नाम हाइड्रोजन है, चमत्कारी एलिमेंट है। Yes, it is possible for the atom of an element to have 1 electron, 1 proton and no neutron. The name of this element is hydrogen. और ये महापुरुष कौन से हैं, हाइड्रोजन है। इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होता है और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और याद रखिए दुनिया का सबसे हल्का गैस है हाइड्रोजन। सबसे कम मास किसका है, हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा एबंडेंस किसका है पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या कौन सी गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन। सन के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन सा गैस है, हाइड्रोजन। तो बहुत काफ़ी फेमस है, आपको याद करना पड़ेगा इनके बारे में काफ़ी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एल शेल। आपसे पर्टिकुलरली पूछा जा रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, केवल वो बताइए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होगा 17। क्लोरीन क्या है गाइस, नॉन मेटल। और जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल में 7, 2 8 7, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 17 आ जाएगा। आपसे बस पूछा होता केवल एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो बताइए। तो एल शेल में देख पा रहे होंगे आप कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो यही हमारा 8 क्या बन जाएगा, आंसर। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स नाम का कोई एलिमेंट दिया हुआ, नाम नहीं बताया। कह रहा है 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इफ दिस एटम एक्वायर्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय एक्सेप्टिंग रिक्विजिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है अगर इसे नोबल गैस बनना है तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, देन व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन द आयन्स ऑफ फॉर्म। तो कह रहा है जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस एटम के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या आएगा। तो सबसे पहले एक्स हमें पता, और इसने कहा था इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली एल शेल की बात कर रहा होगा आउटर शेल में।
ठीक है। यहाँ पे गाइज एक्चुअली में एक्सेप्शन हो सकता है, यहाँ पे एम शेल भी हो सकता था, उसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे, बट मैंने सिंपल केस लिया, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो ऑब्वियसली अगर एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो टोटल यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करोगे 6 2 8, और 8 इसका एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे एक्स कौन है, ऑक्सीजन। तो हमने ये तो पता चल गया एक्स कौन है। सेकंड, ऑब्वियसली से अगर नोबल गैस बनना है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से इसे या तो उधार लेना पड़ेगा, तो किसी से छीनना पड़ेगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन छीन के ये अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2 नेगेटिव। क्यों 2 नेगेटिव किया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो ओनली नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लेता तो 3 नेगेटिव, ऐसे ही सो ऑन चलते जाता। अब गाइस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाल दिया, सो लेट्स डिस्कस। कह रहा है क्वेश्चन 1, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल। थॉमसन्स आपका जो एटॉमिक मॉडल था वो एटम को न्यूट्रल कैसे बता पाता था, या एटम जो एटम होता है अपने आप में न्यूट्रल कैसे होता है। तो देखते हैं रीजन। एज पर थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एन एटम कंटेन्स अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर इम्प्लांटेड और एम्बेडेड। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हेंस एन एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो अभी मैंने आपको थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल बताया था, प्लम पुडिंग से कंपेयर कर लीजिए, क्रिसमस वाले केक से, या वाटरमेलन से कंपेयर कर लीजिए। सेकंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था थॉमसन साहब ने, उन्होंने कहा था एक एलिमेंट में, कोई सा भी एलिमेंट हो डजेंट मैटर, उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ उसमें क्या होंगे गाइस, प्रोटॉन होंगे। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस, और इस वजह से एटम अपने आप में क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये था गाइस इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड। कह रहा है क्या होता अगर रदरफोर्ड साहब गोल्ड का इस्तेमाल ना करके किसी और मेटल का इस्तेमाल करते, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता, क्या ऑब्जर्वेशन में कुछ चेंजेस आते, क्या वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ अ मेटल रादर देन गोल्ड देयर वुड बी नो चेंज इन द ऑब्जर्वेशन। बहुत ही साधारण भाषा में लिखा हुआ है कि अगर गोल्ड की जगह रदरफोर्ड साहब कोई और सा मेटल का फॉइल बनाते, स्टिल ऑब्जर्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आते, सेम ऑब्जर्वेशन रहता। बट साथ ही साथ कुछ पॉइंट और लिखे हुए, इन दी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अ गोल्ड फॉइल वॉज टेकन बिकॉज गोल्ड इज हाईली मेलेबल एंड अ थीन फॉइल ऑफ गोल्ड कैन बी इजिली मेड। मीन्स कहने का मतलब है गोल्ड जो होता है हाईली मेलेबल होता है, हाईली मेलेबल होने का मतलब है गोल्ड को पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। पतली शीट्स में कन्वर्ट करने का मतलब गोल्ड सबसे ज़्यादा मेलेबल एलिमेंट है पूरी धरती पर। आप उसे आसानी से हथौड़े से पीट पीटिए ना, पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही काम किसने किया था, रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट के लिए। दूसरी बात, इट इज़ ईजिली मेड, और इसलिए उस हाईली मेलेबल होने की वजह से उनकी गोल्ड की पतली शीट्स बनाना काफ़ी आसान है। मैं बात करूँ इसके मुकाबले अगर लोहे की पतली शीट्स बनानी हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और पहली बात गोल्ड की तरह लोहा मेलेबल नहीं होता। कई बार आपने देखा होगा कि गोल्ड की जो जैसे कॉइन्स होती हैं, चाहे रिंग्स होती हैं, या जो भी कानों पहनते हैं, उसको कई बार लड़कियां बिल्कुल सीधा कर देती हैं जो प्योर गोल्ड का बना होता है, बिकॉज वो हाईली मेलेबल होता है। तो इसी पॉइंट को नोटिस करते हुए रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड का फॉइल डिज़ाइन किया था, या लिया था गोल्ड को एज अ फॉइल। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक सच फॉल्स फ्रॉम अदर मेटल। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर गोल्ड के अलावा कोई और सा मेटल लिया जाए इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो ऐसा फॉइल बना पाना गोल्ड की जैसा उन्होंने बनाया था वो काफ़ी मुश्किल होगा, बन जाएगा, मुश्किल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हीलियम एटम हैज़ एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। हीलियम एटम है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 4u। इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव। आपसे पूछ रहा है हीलियम का एटॉमिक मास 4u है, उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं, तो आपको बताना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो आपको पता होगा एटॉमिक मास अगर 4u है और एटॉमिक नंबर 2 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 होंगे, और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है तो एटॉमिक मास में से अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स घटाएंगे तो आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मीन्स 4 में से 2 जाएगा तो 2 न्यूट्रॉन्स। काफ़ी सिंपल लॉजिक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आपको मैं बना के दिखाता हूँ, लेट इट बी कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो आपको पता होगा कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन किसके अंदर होंगे, कार्बन के अंदर। और 12 में से जब आप 6 घटाएंगे 6 प्रोटॉन हो गए तो ऑब्वियसली 6 क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप इस लॉजिक से भी देख सकते हैं। बस आपको
एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन पता चल जाएगा, और प्रोटॉन अगर पता और एटॉमिक मास पता तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता कर लेंगे आसानी से। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर, इसी का बी पार्ट है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स की एटॉमिक मॉडल की क्या क्या कमियां थी जानना है इसे। तो फर्स्ट पॉइंट, रदरफोर्ड मॉडल वाज इनएडिक्वेट टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था वो इनएडिक्वेट था, मीन्स वो एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सेकंड, ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ऑब्वियसली रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ये तो कह दिया था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन, बट उसका क्या पाथ होगा, रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे किस ऑर्बिट में घूमेगा, कुछ नहीं बताया था उन्होंने बस रैंडम कह दिया था कि न्यूक्लियस के गोल गोल चक्कर लगाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन। एज पर रदरफोर्ड्स न्यू मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट particles that are in motion on a circular path would undergo acceleration and acceleration causes radiation of energy by charged particle. Eventually electrons should lose energy and fall into the nucleus. यहाँ पे बताया जा रहा है थर्ड पॉइंट में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमता है, ऑब्वियसली न्यूक्लियस की जब चक्कर लगाएगा तो वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बन जाएगा, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है, मीन्स वो एनर्जी लूज़ करेगा, और एनर्जी लूज़ करने की वजह से उसकी वेलोसिटी डिग्रेड हो जाएगी, कम होने लगेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी कम होगी तो फाइनली वो एक क्या स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और इस वजह से एटम जो होगा हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। और इसी पॉइंट को प्रूव नहीं कर पा रहे थे रदरफोर्ड साहब, और इसी गलती को सुधारा था किसने, नील्स बोर साहब ने। आगे चल के बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन। वैलेंसी को डिफाइन करना है, और एग्जांपल के तौर पे हमें क्या बताना है, सोडियम और क्लोरीन की। तो इन केमिस्ट्री द वैलेंस और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द मेजर ऑफ इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। वैलेंसी लिटरली क्या होता है, एक एलिमेंट जो है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर सकता है, वही उसकी हमें क्या बताता है गाइस, वैलेंसी। जैसे कि मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे सोडियम और क्लोरीन, कितने इलेक्ट्रॉन का दान या ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो सोडियम ऑब्वियसली मेटल है, दानवीर है, इलेक्ट्रॉन दान करना ज़्यादा पसंद करेगा रादर देन एक्सेप्ट। तो सबसे पहले जब भी वैलेंसी पता करना हो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, तो 28,1। ऑब्वियसली आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ये फालतू, तो अगर इसे निकाल दे तो क्या बन जाएगा, नोबल गैस। याद रखिए एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का दान तभी करते हैं या एक्सेप्ट तभी करते हैं जब उन्हें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना हो। ऐसे में कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दान करना नहीं चाहेगा, चाहे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दान कर दे तो नोबल गैस बन जाएगा। और सेम सेंस में क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन छीनने वाले लोगों में से है, तो इसका एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28,7। अभी एक इलेक्ट्रॉन किसी से छीन ले तो ऑब्वियसली क्या बन जाएगा, 28,8, और ये बन जाएगा एक नोबल गैस। तो दोनों ही कंडीशंस में याद रखिए दोनों की वैलेंसी एक है, बट देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग अलग है, तो वैलेंसी कंफ्यूज नहीं होना, केवल इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजैक्शन देखना है कि एक एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन कर सकता है, किस हिसाब से कर सकता है, बस इतना देखना है, दैट्स इट। आप वैलेंसी कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। नेक्स्ट पेज, अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है Mg2+ हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड K&L शेल्स, एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। कह रहा है Mg2+, कह रहा है इसके पास K और L शेल दोनों फुल्ली फिल्ड है, तो इसका इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, तो देखते हैं। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 12, और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 28,2 इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात करूँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद इसकी कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे इसने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या किए गाइस, यहाँ से दोनों डोनेट कर दिए, हटा दिए आपने, शेल्स में से दान कर दिए। तो Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। अब यहाँ पे देखिए K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, K की 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की, L शेल की कितनी, 8 की। M शेल की बात करूँ 8 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो M शेल बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अब यहाँ पे फुल्ली स्टेबल हो चुका है मैग्नीशियम, मीन्स अभी जिस भी एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना चुका है उसके बाद ये हाईली स्टेबल हो चुका है, अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं करेगा, मीन्स अब ये ना ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, अब ये बन चुका है नोबल गैस, या कह सकते हैं हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है, तो अब ये अपने इलेक्ट्रॉनिक शेल के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इन द एंड कहने का मतलब क्या है, ये हाईली स्टेबल है और ये कह सकते हैं अनस्टेबल था, जो ऊपर वाला मैग्नीशियम लिखा हुआ मैंने।
When magnesium loses 2 electrons, it becomes highly stable. After all, it achieves noble gas configuration. 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद ये एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो कह रहा है वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव जीरो वैलेंसी। कह रहा है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन जीरो वैलेंसी क्यों होती है इनकी। तो देखते हैं। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ओनली एनर्जी शेल. Argon and neon have 8 electrons each in their valence shells. As the elements have the maximum number of electrons in their valence shells, thereby achieving stable doublet and octet configuration, they do not have any tendency to combine with other elements. Hence, helium, neon and argon have zero valency. काफ़ी अटपटी सी लैंग्वेज लिखी हुई है। मैं आपको नॉर्मली बताता क्या होता है। एक्चुअली में आप जब क्लास 10 में पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे एक ग्रुप 18 नाम का एक ग्रुप 18 करके एलिमेंट्स हैं, उसमें नोबल गैसेज आते हैं और एक्चुअली में ये तीनों ही नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज में क्या होता है, इनका जो शेल होता है ना, सारे शेल्स की बात करूँ, सारा इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड होता है। फुल्ली फिल्ड में कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का ना इलेक्ट्रॉन से पेट भरा हुआ है। तो मुझे बताइए जब इलेक्ट्रॉन से इनका आसानी से पेट भरा हुआ है तो क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेंगे किसी को, चाहे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी नहीं करते। और जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन नहीं करता ना तो उसकी वैलेंसी क्या हो जाती है, शून्य, नील बटे सन्नाटा, जीरो। मीन्स अब ये दुनिया के हाईली स्टेबल गैसेज हैं, या कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल एलिमेंट्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं करेंगे और इन्हें हम जीरो वैलेंट ग्रुप के भी नाम से जानते हैं, जो कि आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इनके शेल्स जब इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहेंगे और इसी वजह से इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, जीरो। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इनलिस्ट द कंक्लूजन ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन ड्रॉ किए थे वो बताइए। तो कंक्लूजन्स क्या थे देखते हैं। रदरफोर्ड ड्रू द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज, फर्स्ट क्या था, अल्फा स्कैटरिंग पास अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था गाइस रदरफोर्ड साहब का, आपको पता होगा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए थे गोल्ड फॉइल से बिना विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिल्कुल सीधे सीधे। तो इससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला था, तो इससे रदरफोर्ड साहब ने ऑब्जर्वेशन ये निकाला था कि अगर अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल जा रहे हैं, मीन्स एक एटम जो होता है ना अंदर से खोखला होता है, एम्प्टी होता है, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस होता है उसमें। इस वजह से जब उसको लिए टकराने वाला कुछ नहीं मिलेगा। मीन्स आप अगर पत्थर मार रहे हैं और ऑब्वियसली हवा में चला रहे हैं पत्थर, तो कुछ जब टकराने वाला नहीं होगा तो बिल्कुल पत्थर चला जाएगा बहुत दूर आपसे। और अगर सामने वॉल है और उस पर आप पत्थर मारेंगे तो ऑब्वियसली उससे जब टकराएगा तो आपको क्या एक आवाज़ सुनाई देगी, या आपको पता चल जाएगा कि किसी ना किसी चीज़ से पत्थर टकरा रही है। मीन्स अगर पत्थर सीधे सीधे निकल जा रही है मीन्स सामने क्या है, ब्लैंक स्पेस है। तो इसी वजह से इन्होंने पहला कंक्लूजन क्या निकाला था कि एटम क्या होता है, अपने आप में ब्लैंक होता है, खोखला होता है। डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन फ्यू पार्टिकल्स विच प्रूव द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। अब कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट भी हुए थे, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, कुछ लार्ज एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या निकाला था, तो इससे ऑब्जर्वेशन निकाला था रदरफोर्ड साहब ने कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई ना कोई चीज़ तो है जो एटम के अंदर न्यूक्लियस में कोई ना कोई तो पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स उनको दूर भगा रहा है खुद से। तो इस वजह से हम कह सकते हैं पॉजिटिव रिपल्शन हो रहा था। अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज थे और न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन बैठे हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा था। अब बात करूँ थर्ड में, डिफ्लेक्शन इन अ वेरी फ्यू स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इंडिकेट्स that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। और डिफ्लेक्शन की वजह से और दूसरी चीज़ इन्होंने एक और पॉइंट निकाला था कि जो भी एटम का मास है ना वो इसी छोटे से स्पेस में है और इसी स्पेस को उन्होंने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। मीन्स एटम का सारा मास जो होता है एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, कंसनट्रेटेड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। बोर्स आपका जो एटॉमिक मॉडल था उसका पोस्टुलेट्स पूछ रहा है आपसे। तो क्या देखते हैं, कह रहा है द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम आर electrons revolve around the nucleus of an atom in a certain definite path called the orbit or stationary state of the shell। Obviously फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहता है बोर्ड साहब ने, इलेक्ट्रॉन जो है ना न्यूक्लियस के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो एक फिक्स ऑर्बिट होता है। मीन्स उसका जो रेडियस है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि रेडियस बदल जाता है, कभी रेडियस बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता। वो रेडियस की पाथ जो है फिक्स है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से कुछ दूरी पे होते हैं और उसके बाद अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं जिन्हें आप डिस्क्रीट ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होती है गाइस, क्वांटाइज्ड होती है। मीन्स
कह सकते हैं वो एनर्जी रिलीज नहीं करते, एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट नहीं करते। सेकेंड, द शेल्स आर हैविंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डिनोटेड एज KLMN, और इन्हीं शेल्स को क्या नाम दिया गया था, KLMN। साथ ही साथ इनको N से भी डोनेट किया था 1 2 3 4 ऐसे करके। एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट नीदर एब्जॉर्ब्स नॉर एमिट्स एनर्जी। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ना ही वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ना ही वो एनर्जी एमिट करेगा, ऐसा इन्होंने कहा था। द इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दैट ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड I dot E dot। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल H/2π। याद रखिए ये वाला जो आखिरी वाला पॉइंट है, ये आपको क्लास 11 में अच्छे समझ में आएगा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम क्वांटाइज्ड कैसे होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप क्लास 11 में समझेंगे। राइट नाउ आप इतना जान लीजिए कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं ऑर्बिट में, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। और साथ ही साथ दूसरी बात, जब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी जब खर्च करेगा वो इलेक्ट्रॉन, तो वापस से अपने होम ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे ऑर्बिट में गया था, वापस से उसी ऑर्बिट में वापस आ जाता है। तो ये था गाइस बोर्ड साहब के पोस्टुलेट से 4 पॉइंट्स। तो आज के लिए गाइस इतना काफ़ी था। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी।